हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राम बॉक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 2024 हमारा इलेक्शन ईयर है, तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, इसीलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती। जैसे कि वित्त आयोग होता है, उसका गठन हर 5वें साल राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन ये एक परमानेंट बॉडी है जो डिसॉल्व नहीं होती। ऑटोनॉमस बॉडी है क्योंकि इसे देश के अंदर एक होता है ना कि मतलब निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने, तो इसका ऑटोनॉमस होना ज़रूरी है। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी चुनाव होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जो पंचायत और निगम चुनाव होते हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि उन्हें कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। अब ये जो संस्था है, ये बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ये किससे बनती है? इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि ये 3 मेंबर बॉडी होती है। इन तीनों मेंबर की जो नियुक्ति करती है, अपॉइंटमेंट करते हैं, वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। इन तीनों मेंबर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। इन तीनों की जो भी सेवा शर्तें होती हैं, पद अवधि की, वो कितने टाइम तक रहेंगे, वो सभी डिसाइड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 1950 से 1979 तक, यानी कि 1950 से 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो केवल एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया, जिसके थ्रू वोट देने की एज 21 से घटा के 18 कर दी गई, उसके बाद इसे भी 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन फिर 1990 में फिर से इसे 1 मेंबर कर दिया, फिर 1993 में फिर से इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 मेंबर होते हैं। प्रेजेंट में इसका ये सिनेरियो है। इसके अंदर अब होते हैं 3 मेंबर, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमीशन, उनमें क्या फ़र्क होता है? हेड तो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन इनकी जो शक्तियां होती हैं या इनकी जो सैलरी होती हैं, इनकी जो भी पेंशन वगैरह होती है वो सेम होती है। और ये किसके बराबर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। अगर कहीं पे डिसीजन लेना होता है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से लिया जाता है। अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से होता है। ये कितने टाइम तक अपने पद पे रहते हैं? तो 6 साल या 65 वर्ष की एज तक, यानी कि मतलब जो भी दोनों में से पहले कंप्लीट होगा तब तक। क्या तो 6 साल ये अपनी सर्विस देंगे अपॉइंटमेंट के बाद, या फिर 65 की एज होने तक। ठीक है। अब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं, जिससे देश में जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं उनको इंश्योर किया जा सके। पहला उनको ये होता है कि उन्हें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको उनके पद से हटाना बहुत इजी नहीं होता। उन्हें उस ही बेस पे हटा सकते हैं या उस ही प्रोसीजर के आधार पे हटा सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। वो प्रोसीजर क्या होता है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, जब वो स्पेशल मेजॉरिटी से कोई संकल्प पारित करेंगे, मतलब ये संकल्प पारित करेंगे इनको हटाने का, तो उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं और कोई प्रोसेस के हिसाब से इन्हें नहीं हटाया जा सकता। और बेस क्या होता है हटाने का कि अगर ये अपने काम को करने में असक्षम है या फिर इनका मतलब अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस आधार पे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, तो वो नहीं होता। क्यों? बेशक उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे, क्योंकि उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, मतलब इतना आसान नहीं होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना। साथ ही इनको एक और प्रिविलेज होती है कि इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनके जैसे सैलरी वगैरह है उनको कम नहीं किया जा सकता, आप बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। तो कोई नेगेटिव मतलब वो प्रावधान नहीं किया जा सकता अपॉइंटमेंट के बाद। जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको क्या प्रिविलेज होती है कि उनको केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करते हैं उन्हें तभी हटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अब इसका जो चीफ हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इसका काम क्या होता है? हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन, उनको जो मान्यता दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन देता है। उनको जो भी उनका पार्टी सिंबल होता है, मतलब चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन देता है। अगर कोई विवाद होता है, मतलब जैसे डिस्प्यूट अराइज हो गया कि उन्हें मान्यता देने या चुनाव चिन्ह देने, तो ये एज अ कोर्ट भी काम करता है। तो इसके पास में मतलब क्वाजी जुडिशियल पावर भी होती है। फिर देश में मतलब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की इसकी जिम्मेदारी होती है। जो वोटर लिस्ट बनती है उसे बनवाने की जिम्मेदारी होती है। सभी जो योग्य वोटर्स होते हैं उनको रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी होती है। और जैसे जो हमारी वो बनती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के लिए, उसको निर्मित करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। ये पॉइंट्स एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं, तो ये ऐसे ही मतलब याद रखने हैं कि जो भी राजनीतिक दलों को रिकॉग्निशन मिलता है या उन्हें चुनाव चिन्ह मिलता है वो इलेक्शन कमीशन देता है। उनको जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनती है इलेक्शन के समय पे, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही बनाई जाती है। उसके बाद और जो भी मतलब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जो भी पॉलिसीज़ वगैरह उनकी होती है, मतलब जिनको वो जीतने के बाद जारी करने का वादा करती हैं, तो उनको अपना एडवर्टीजमेंट के लिए टीवी चैनल्स और जो भी रेडियो वगैरह पे जो भी चैनल देने होते हैं, उनकी लिस्टिंग भी सब इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर भी होती है कि वो अगर कहीं पे हिंसा हुई है किसी मतदान केंद्र पे या फिर मतलब कुछ भी अनियमितता हुई है, तो वो वहाँ के चुनावों को रद्द भी कर सकता है। साथ ही इसके पास कुछ रिकमेंडेशन वाली पावर भी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को ये रिकमेंड करना कि अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ पे 1 वर्ष के बाद में इलेक्शन कराए जाएं या नहीं कराना। फिर ये राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर का राजनीतिक दल का दर्जा भी प्रदान करता है। जो चुनाव की तिथि वगैरह होती है, समय सारणी होती है, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही निर्धारित होती है। और ये साथ ही जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो हमारे एमपीज होती हैं उनकी निहारता से संबंधित मामलों पे रिकमेंडेशन देता है, सलाह देता है। ऐसे ये राज्य विधायिका के मेंबर्स से रिलेटेड मामलों पे राज्यपाल को सलाह देता है। तो ये होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ मेन काम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।